सभी को नमस्कार। दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज की जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने मेंस के लिए बहुत शानदार आर्टिकल इसमें शामिल किए हैं जो आपकी आने वाली मेंस के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक तरह से आपको मॉडल आंसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से भी बहुत सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें द हिंदू के अंदर कुछ अच्छे आर्टिकल आए थे 2-3 दिन के अंदर। उनको मैंने अच्छे से कवर कराने की कोशिश की है। जैसे एक तो आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज होता है उसको लेकर एक बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, एक टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक बड़ा आर्टिकल है जो आपके मेंस के एग्जाम में काम आएगा। और साथ में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपके पास अच्छे डाटा होने चाहिए, अच्छे फैक्ट होने चाहिए। ठीक है, वो भी हम आज शामिल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो लेसन है ना बहुत ही शानदार होने वाला है। और वीडियो के अंत में आप अपनी ओपिनियन भी बताना कि आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी वेबसाइट पर मैंने हिस्ट्री के जो एमसीक्यू है 6 से लेकर 8 की जो न्यू एनसीईआरटी है हिस्ट्री वाली, उसके एमसीक्यू लॉन्च कर दिए हैं। और इसके कुछ एमसीक्यू मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किए थे अच्छे वाले। ठीक है, लेकिन सभी तो वहाँ पे शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा एमसीक्यू इसमें है। तो ये 150 एमसीक्यू इसमें मैंने डाले हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा कंटेंट है क्योंकि हाल ही में देखा आपने कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो नई वाली एनसीईआरटी है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कंटेंट जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये कहाँ मिलेगा आपको? आपको या तो अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, ठीक है, जिसमें अपनी वेबसाइट का लिंक है studies with dj.com, या इसको आप गूगल कर लेना studies with dj.com। तो वहाँ पर आप जाके ये देख सकते हो अच्छा कंटेंट। ठीक है, आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। तो जो पहली न्यूज़ है वो है कि जैसे एनजीटी ने हाल ही में जैसे केरल जो सरकार है उस पर 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। क्यों लगाई उसके पीछे हम जानते हैं कि वहाँ की 2 झीलें हैं उसमें काफ़ी कचरा वहाँ पर फैलाया जा रहा था। और ये एक रामसर साइट भी थी। तो देखते हैं इसकी डिटेल। तो एनजीटी ने की जो प्रधान पीठ है नई दिल्ली में, उसने रामसर साइटों के रूप में सूचीबद्ध वेबनाड और अष्टमुडी झील में जो लगातार प्रदूषण हो रहा था, इसका कोई एनजीटी ने कई बार मतलब केरल सरकार को कहा, लेकिन केरल सरकार इसमें विफल रही। तो इस पर क्या हुआ है, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो अपने काम की क्या है यहाँ पे, एक तो अपने काम का आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए एनजीटी अपने काम का है। ठीक है, इसके अलावा 2 लोकेशन आ गई, वेबनाड और अष्टमुडी, ये अपने काम का है। पूरी न्यूज़ अपने काम की नहीं है लेकिन इतनी चीज़ें आपको ज़रूर जाननी चाहिए। जैसे इसमें एनजीटी आपके काम का है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। ठीक है, तो जो एनजीटी इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2010 में हुई थी। और ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई है। तो कोई भी जब बॉडी या मतलब कोई संस्था किसी अधिनियम से बनती है, एक्ट से बनती है, तो वो क्या होती है? स्टेचुरी यानी वैधानिक संस्था होती है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनजीटी क्या है? वैधानिक संस्था है, इस बात का ध्यान रखना। कई बार ऐसे ही फैक्ट बनते हैं डायरेक्ट। और इसके अलावा जैसे आप जानना चाहो तो एनजीटी की स्थापना के साथ भारत में क्या एक विशेष न्यायाधिकरण यानी इन्वायरमेंट को लेकर एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, इसमें भारत दुनिया का तीसरा देश था। इससे पहले कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ऐसा प्रयास हो चुका था। तो ऐसे फैक्ट कभी बनते हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा एनजीटी का उद्देश्य क्या है वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं ना उनमें तेज़ी लाना। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो कोर्ट है उनके सामने क्या होते हैं, बहुत सारे केसेज होते हैं, बहुत सारी पेंडिंग की समस्या होती है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के मुद्दों के लिए अलग से मतलब केस को सुलझाया जाए तो उससे जल्दी क्या होता है उन मामलों का निपटारा होता है। तो इसमें एक बड़ा उद्देश्य है ताकि जो अदालतें उनका जो मुकदमों का बोझ है वो भी कम कर पाएँ। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है, प्रधान जो पीठ है। जबकि अन्य क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे? भोपाल, पुणे और कोलकाता, चेन्नई में है। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय जो एनजीटी है के लिए अनिवार्य है कि उनके पास जो भी मुद्दे आते हैं पर्यावरण के मुद्दे, उनको 6 महीने के भीतर भीतर निपटाए जाए। ठीक है, और इसके अलावा जैसे इसकी संरचना की बात करें, इसमें क्या क्या शामिल है वो देख लेते हैं। तो इसमें एक जो अध्यक्ष होता है, इसके अलावा कुछ न्यायिक और विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। इसमें कम से कम 10 सदस्य होते हैं और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। तो कभी कभी जब फैक्ट बनेगा एनजीटी का तो पूरी डिटेल आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। और इसके अलावा एनजीटी के अध्यक्ष और न्यायिक और विशेषज्ञ का सदस्य का 5 साल की पदोन्नति के लिए उनका चुनाव होता है। ठीक है, बहुत सारी डिटेल इसमें है जो आप एक बार रीडिंग करोगे तो पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन पढ़ना कैसे होता है वो आपको मैं साथ में बता रहा हूँ। और अपनी ये नोट्स है वो आप 2-3 बार रीडिंग करोगे तो एकदम टू दी पॉइंट बने हुए हैं, आपको मजा आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कहीं कोई गलती होती है तो दोनों में लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। और भी बहुत सारी एनजीटी के लिए भी एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकारी इनके पास में। और जो सिविल जो प्रोसीजर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है यानी नागरिक प्रक्रिया संहिता है, उसमें उल्लिखित न्यायिक जो प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट पता होना चाहिए। और इसके अलावा मतलब कितने दिनों में निर्णय आ सकता है वो सब यहाँ पे दिया गया है। दूसरी अपना था लोकेशन, जैसे वेबनाड झील के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेबनाड झील कहाँ पे है। तो केरल में इसकी लोकेशन देखो वेबनाड झील की कहाँ पे है, ठीक है। और याद रखना ऐसे मैपिंग वाले क्वेश्चन पहले भी बहुत ज़्यादा आए हैं। तो भारत के, क्योंकि ये चर्चा में है ना कि एनजीटी ने अभी ये मामला उठाया है, तो अभी प्रीलिम्स पास में 2 महीने बाद में, ठीक है, तो अभी पेपर सेट होता है, तो इसमें संभावना रहती है कि क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वेबनाड झील भारत के केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। ये भारत की सबसे लंबी झील भी कहलाती है, इसकी लंबाई इतनी है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती है उसके बारे में डिटेल है, विशेषकर 2 मोटी नदियाँ हैं, पंबा और पेरियार नदी यहाँ पर इस झील में आकर गिरती है। इसके अलावा अन्य छोटी नदियाँ भी हैं, इनको भी ध्यान रखना, मणिमाला है, मिंचल है, ठीक है। और यहाँ पे कई छोटे द्वीप है जिनका नाम है, देखो एक नाम है पेरुम्बलम, ठीक है, पल्लीपुरम। ऐसे कई बार फैक्ट बनते हैं तो बन जाते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा पता हो तो नॉलेज रखना चाहिए। और ये अरब सागर के पास में है, ठीक है, कोची इसके समीप है, ये पता होना चाहिए आपको। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का आया था, इसके अलावा एक जैसे झील अपनी दूसरी झील एक और चर्चा में रही थी, उसके बारे में भी हम जानते हैं, कौन सी थी, अष्टमुड़ी। और एनजीटी का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लगा दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीसी में आते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। तो जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार जो सीपीसीबी है यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उससे अलग है। तो यहाँ पे 2 फैक्ट है। एक फैक्ट है कि एनजीटी जो है इसका गठन एक अधिनियम के द्वारा हुआ है, अभी हमने देखा था, जबकि जो सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालिक आदेश से हुआ है। तो इसमें ये फैक्ट गलत है, क्योंकि इसका भी मतलब एक एक्ट के माध्यम से हुआ, 1974 जो वाटर वाला एक्ट है उसके तहत। यानी ये भी क्या है, एक वैधानिक संस्था है, ठीक है। जो एक्ट के माध्यम से बनती है वो वैधानिक संस्था होती है, याद रखना इस बात को। तो ये इसमें आंसर केवल 2 सही था, ठीक है। तो ये देख लेना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी हमने एनजीटी के बारे में पूरी डिटेल आपको ऊपर दी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आ सकते हैं। एनजीटी चर्चा में, उसकी कार्य चर्चा में, किस कारण चर्चा में, उससे जुड़े क्वेश्चन उनके आसपास से हमेशा बनते रहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। तो अष्टमुड़ी लेक भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये भी केरल में ही है, इन 2 को लेकर अभी चर्चा में रहा है मामला, और केरल राज्य में, ठीक है। लोकेशन आपको पता होती है तो उससे आपका काम आसान हो जाता है। और ये क्या है कि मतलब अनूप लेक है, अनूप लेक जो वाटर, जैसे एक अनूप लेक आप कह सकते हो सागर के किनारे पर, जहाँ पे मतलब लवणीय चीज़ें होती है, कुछ लेगून जो बनती है उस टाइप की झील है, ठीक है। ओके, तो ये हमारी लोकेशन आपने कंप्लीट कर ली, यहाँ पे मैप पे देख लिया, थोड़ा आप अपने से भी कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी वेरी मस्ट टॉपिक है, इसको मैं डालूंगा 5 स्टार कैटेगरी में, ठीक है। और ये कहाँ काम आएगा, आपके जीएस फेस्ट में ज्योग्राफी है, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री लोकेशन वाला टॉपिक हमारा। और जीएस 3 के अंदर बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी वाली जो चीज़ें है ना, जहाँ पे उद्योगों वाली चीज़ें, वहाँ पे क्वेश्चन काम आएगा। कैसे काम आएगा कि एक तो ये पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल सेक्टर में हम कहाँ पे लीड कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे देश में चल रही है, क्या क्या इनोवेटिव आइडिया जिसमें चल रहे हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि भारतीय कपड़े का जो कंपटीशन है, आपने देखा वियतनाम, बांग्लादेश, ठीक है, उनके साथ में काफ़ी कंपटीशन है। उनका जो कपड़ा है, ऐसा कई बार रिपोर्ट आती है कि वियतनाम है, बांग्लादेश है, इनका कपड़ा हमारे से भी अच्छा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखें। हालांकि उनको कई प्रकार की छूट भी प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी इनकी कपड़े की डिज़ाइन है, उनकी जो कीमत है वो देखें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो हमारे से अच्छी है, इसलिए वो कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं। हमने कई बार हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत सारी समस्याएं देखी है, तो ये टॉपिक मुझे लगता है बहुत अच्छा है। तो इसमें जो कवर किया है मुख्य रूप से कि टेक्सटाइल जो चीज़ें हमारी है ना, उनको बूस्ट करने के लिए सरकार हब बनाने जा रही है, टेक्सटाइल जो मेगा हब कह सकते हैं उनको बनाने जा रही है। तो अभी जैसे बजट में भी ये चीज़ें घोषणा की गई थी, है ना। तो इसमें एक पीएम मित्र जो योजना है बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्री और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ कि द हिंदू में जो एक्सप्लेनर में आता है या बहुत ज़्यादा डेडिकेट करके आता है यूपीसी सिलेबस को, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कि सरकार ने घोषणा क्या की है, जैसे इसमें 4445 करोड़ रुपए की बजट में सरकार ने घोषणा की थी, किसके लिए, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अप्रैल जो योजना है, पीएम मित्र योजना है, ठीक है, मित्रा नहीं, ये मित्र योजना है। पीएम मित्र योजना के तहत पहले चरण में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। तो पीएम मित्र के तहत बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, टेक्सटाइल पार्क की अधिसूचना अक्टूबर 2021 में दे दी गई थी,
ये याद रखना, ठीक है, पहले से चल रहा था। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट तो ये कि जैसे बजट आया था, इकोनॉमिक सर्वे आया था, इन चीज़ों को लेकर काफ़ी उसमें चर्चा में रहा था। और हमेशा मैंने देखा अपनी यूपीएससी की जर्नी में कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में यदि ऐसी चीज़ें आती है तो उनका डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी मेंस के एग्जाम में देखने को मिलता है, डायरेक्ट एकदम टू दी पॉइंट देखने को मिलता है। और वैसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सीरियस हो जाओ कि, और वैसे भी जो मैं टॉपिक शामिल कर रहा हूँ ना वो सभी इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू का कचरा आपको पढ़ाऊंगा नहीं, टाइम ख़राब करना ही नहीं है आपका, कि जो भी ये पीडीएफ पढ़ेगा, नोट्स देखेगा, उनको लगेगा यार मैंने जो वक्त दिया वो मेरे लिए काम आया है, ठीक है ना। तो इस बात यही मेरा काम है, इसलिए मैं 2-3 दिन से लाता हूँ, क्योंकि डेली ऐसा नहीं है कि मैं डेली एक वीडियो बना पाऊँ हिंदी से देख के, इतना मुझे कंटेंट मिलता नहीं है, ठीक है। तो 2-3 दिन से मैंने एक कंटिन्यूटी बनाई है कि मैं हर तीसरे दिन आपके लिए लगातार लाता रहूँगा, ठीक है। कोशिश ये रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको फ्री में कहाँ मिलेगी? अपने टेलीग्राम पे मिलती है फ्री में। देखो यार, जो डेली मैं पढ़ाता हूँ वीडियो में फ्री आपके लिए, टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करता हूँ बिल्कुल फ्री में। बाद में जब मंथली कंपाइलेशन बनाता हूँ तो उसके मैं 30 रुपये रखता हूँ, क्योंकि मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, हमारे साथ टीम भी काम करती है, उनके रुपये कहाँ से आएंगे? मैं आपके लिए हमेशा, आपने देखा मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, कोई रुपया नहीं लिया आपसे, है ना। तो ये जब जितनी भी पीडीएफ अपनी हिंदू वाली, आपको पहले वाली भी चाहिए तो अपनी वेबसाइट पे जाके देख लेना। और छोटे छोटे जो मैं प्रयास करता हूँ, कभी आपके लिए मॉक टेस्ट लाता हूँ, कभी 10 ईयर वाली, जैसे 10 ईयर वाली जो अपनी इंग्लिश मीडियम की है, ये शायद परसों लॉन्च हो जाएगी, शायद नहीं परसों लॉन्च हो ही जाएगी ये। तो इसमें काफ़ी वर्क लगा है हमारा, काफ़ी टाइम गया है इंग्लिश मीडियम वाली। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी अब खुश हो सकते हैं कि उनके लिए मैंने एक प्रयास कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अभी 1-2 फाइल बची हुई जिनको मुझे कंप्लीट करना है, प्रूफ रीडिंग करनी है, बाकी कंप्लीट है काम। तो यहीं से होता है, मतलब बाकी ठीक है। आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखना, प्यार बनाए रखना, तो अच्छा करेंगे हम मिलके। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इस योजना के तहत तो हमने देखा कि पीएम मित्र योजना किसके लिए, कि विशेषकर जो टेक्सटाइल है ना, पार्क की, इनकी स्थापना की बात की जा रही है। तो इसमें देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें डाटा दिए गए हैं कि भारत किस चीज़ में आगे है। जैसे कताई बुनाई है, रंगाई से लेकर छपाई और परिधान निर्माण का तक, जो कपड़ा बनाने की एक वैल्यू चेन होती है ना, एक सुव्यवस्थित होती है। तो जो पीएम मित्र योजना है उसके तहत ये सब किए जाने की पूरी पूरी संभावना। और इसमें क्या होगा, 70,000 करोड़ रुपए निवेश की होने की उम्मीद है। देखो, जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, जैसे हम कोई हब बनाने जा रहे हैं, हम जब सुविधा दे रहे हैं, यदि एक ही जगह पर सब सुविधाएं मिलती है, जैसे आपने पहले मेगा फूड पार्क में देखा या आपने सेज में देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो जो निवेश करने वाला होता है उसको ये लगता है कि यार ये मामला ठीक है, मैं जो पैसा निवेश करने जा रहा हूँ उससे मुझे प्रॉफिट होने वाला है। तो जो जब भी सरकार ऐसी योजना बनाती है तो उससे फ़ायदा ही मिलता है। विशेषकर जैसे अभी हम पीएम मित्र योजना पढ़ रहे हैं, तो इसमें सरकार जो भी प्रयास करेगी उससे फ़ायदा ही होगा। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है ना, उनकी जो समस्या है वो निश्चित रूप से कम होगी, ठीक है। और इसमें जैसे वाणिज्य सॉरी, वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार इसमें लगभग कितनी 20 लाख नौकरियां भी सृजन होगी, तो फ़ायदा होगा इससे। तो इसका जो पहला चरण है, इसमें क्या होने की संभावना है? तो पीएम मित्र योजना के तहत पहले चरण के तहत कितने पार्क बनने, कितने टेक्सटाइल पार्क बनेंगे? याद रखना, पीएम मित्र योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क बनने की संभावना है, बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग कितना क्षेत्र है? 1,000 एकड़ में ये होगा। कहाँ कहाँ होगा? तमिलनाडु, ये डिटेल यहाँ पे दी गई है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, फैक्ट बन जाते हैं कि कहाँ कहाँ ये पार्क बनेंगे, तो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना इनको। तो इसमें क्या होगा, कपड़े, इसमें एक ही जगह पर सब कुछ होगा, मतलब धागा कताई से लेकर जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उससे लेकर सब सुविधाएं एक जगह पे होगी। और साथ में इसमें अप्रूवल लेना आसान होगा, जो भी मतलब चीज़ें चाहिए सब कुछ एक ही जगह, लाइसेंस लेना, सुविधाएं एक साथ यहाँ पे की जाएगी, तो उससे फ़ायदा मिलता है। तो इसमें क्या है, देखो एक कीवर्ड है, प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ एक ही जगह पर, मतलब कोई झंझट नहीं रहेगा फिर, है ना। तो इससे फ़ायदा होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इकाई वहाँ पे अच्छी होगी, जितने भी एक दूसरे से जुड़े हुए उद्योग है उनकी स्थापना वहाँ पे की जाएगी, जो विदेश से निवेश आएगा एफडीआई वगैरह उसकी भी सुविधाएं आसानी होगी, लाइसेंस लेना आसान हो जाएगा वहाँ पे। जैसे बिजली का बिल या एक तरह से बिजली का कनेक्शन लेना हो, ये सब बहुत ही आसान कर दिया जाएगा। तो ये कीवर्ड होते हैं जिनको आप कभी कभी आपको यूज में लेना चाहिए। तो योजना के लिए केंद्र सरकार का बजट का जो प्रीव्यू है, कितना अभी बजट में था, 4445 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। और ये टारगेट है कि 27-28 तक इसका खर्च किया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक पार्क के लिए राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी 51% रखी गई है, केंद्र सरकार की 49% रखी गई है। साथ में इसमें क्या होगा, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल, आपने कई बार सुना होगा कि किसी भी योजना को पूरा करने के लिए आजकल एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाता है फंडिंग के लिए, है ना। तो इसमें सरकार की कितनी की हिस्सेदारी है वो भी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी इनको मंजूरी देना, साथ में ज़मीन मुहैया कराना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कभी कभी यदि प्रीलिम्स में ऐसा फैक्ट बन गया तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, बाकी मेंस में काम आने वाला है, ठीक है। तो जैसे ये योजना, इसमें बताया जा रहा है कि ये वर्तमान जो योजना है ना, ये पहले वाली जो योजनाएं बनी थी उससे अलग कैसे है। तो इस उद्योग को लेकर, टेक्सटाइल उद्योग को लेकर पहले से भी बहुत सारी योजनाएं बनी है। जैसे 2002 के अंदर क्या हुआ है, परिधान पार्क योजना बनी है,
ठीक है। इसके अलावा 2005 में भी एकीकृत वस्त्र पार्क योजना बनी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना बनी है, अप्रैल पार्क स्कीम पहले बनी थी, ठीक है। लेकिन उनमें कोई ना कोई समस्या थी, इसलिए वो ज़्यादा शायद उनको सफलता नहीं मिली हो। हालांकि इनका भी लाभ हुआ है, ऐसी बात हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इनका फ़ायदा नहीं हुआ है। तो वर्तमान की योजना का क्या फ़ायदा है, क्या विशेषता है? देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि हो सकता है पीएम मित्र योजना को लेकर पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो पूरा बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो पीएम जो मित्र योजना है, इसकी परिकल्पना एक अन्यूटी पहल के रूप में की है। जैसे बड़े पैमाने पर इसमें क्या होगा, एक ही जगह पर क्या होगा, प्लग एंड प्ले, पहले भी हमें समझा चुका हूँ इसको, प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। तो ये कीवर्ड आपके लिए हाथ लग गया कि पहला कीवर्ड ये हो गया कि ये कम से कम ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है कि एक ही जगह पर अधिकांश जो सुविधाएं होती हैं आपस में जितनी भी जुड़ी रहती है चीज़ें वो एक ही जगह पर होगी, तो उसे फ़ायदा होगा, जो निवेश होगा उसको भी फ़ायदा होगा, निवेशक को, ठीक है। तो ये योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू की गई, इसका कीवर्ड याद रख सकते हो। इसके अलावा इसमें एफडीआई की सुविधा दी गई है, ठीक है। बहुत आसान ये पॉइंट है, कीवर्ड है कि इस योजना के साथ क्या जोड़ा गया है, निवेश के लिए एफडीआई को जोड़ा गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इसके साथ जोड़ा गया है, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें जितने भी होते हैं, जैसे अपशिष्ट उपचार संयंत्र होते हैं, श्रमिकों के लिए आवास है, कौशल प्रशिक्षण, जो गोदाम है, वेयर हाउस की जो सुविधा है उसके साथ जोड़ी गई है। देखो कितना आसान है, मतलब इस योजना को आसान बनाने के लिए कितना है, निवेश की बात की गई है, एफडीआई की बात की गई है, प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है, साथ में और जो सेक्टर को जो जैसे कई बार हमने देखा इंडस्ट्री या जो उद्योग होते हैं उनकी पॉल्यूशन की समस्या होती है, तो अपशिष्ट उपचार संयंत्र की बात की गई है, श्रमिकों के लिए अच्छे जो आवास है, ठीक है, हॉस्पिटल है, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था है, कौशल विकास है, ठीक है, वेयर हाउस है, इनकी भी व्यवस्था साथ में की गई है। इसके अलावा निवेश आकर्षित करने के लिए मतलब अच्छा इसमें प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, ताकि मतलब निवेशक को एक नज़र आए कि यहाँ पे मुझे जब निवेश करना होगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ें भी इसमें कई सारी सुविधा इसके साथ जोड़ी गई है। तो इसका एमएसएमई सेक्टर पर क्या असर होगा, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत मज़ेदार होते हैं, खुद ही क्वेश्चन करते हैं, उनका जवाब देते हैं। जैसे कि मेंस के एग्जाम की शैली हमारी यूपीसी मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक तरह से आपके लिए क्या ये मॉडल आंसर है। और आप में से कोई द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है तो उसको ये पता है कि दोनों के अंदर कंपटीशन चलता है। सेम आर्टिकल पहले कभी द हिंदू में आता है, वो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में जाएगा, कभी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल द हिंदू में आएगा। तो दोनों में से एक पढ़ लो तो आपका काम बन जाएगा। दोनों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना इतनी डिमांड है, ना इतना समय होता है, ठीक है। और बाकी काम मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ, ठीक है। आप नहीं पढ़ पाते हो तो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ आपके लिए। तो जो एमएसएमई सेक्टर उस पर क्या फ़ायदा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत का टेक्सटाइल क्षेत्र है उसके अंदर एमएसएमई का कितना परसेंट योगदान है, 80%, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम है एमएसएमई क्षेत्र वर्तमान में भारत में बने लगभग 80% वस्त्र और परिधानों को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। यानी 80% क्या है इस सेक्टर के तहत है। तो इस सेक्टर का उत्थान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। चाहे आप निर्यात में देखो या प्रोडक्शन में देखो, बहुत सारे रोजगारों में देखो, सब में इनका बड़ा योगदान है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय कपड़ा और वस्त्र जो इकाई है उनमें जैसे अभी कपास आधारित ज़्यादा है, ठीक है। तो मौजूदा में क्या किया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ये ध्यान दिया जाएगा कि इसके अलावा भी अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है। मिश्रित मॉडल आप कह सकते हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड होती है ना उसको हम भरेंगे। जैसे हमने पहले ही बात की कि वियतनाम और बांग्लादेश है ना, उनकी डिज़ाइन है, उनकी जो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया है, उनकी लागतें कम है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनकी जो कीमत है वो भी कम होती है, तो और डिज़ाइन भी हमसे बेटर होती है। तो लोग क्या खरीदेंगे, जो विदेशी लोग होंगे उनके कपड़े खरीदेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पिछड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें साथ में जोड़ी गई है। तो इससे क्या होगा कि क्या आपको लगता है कि इससे मतलब निर्यात में वृद्धि होगी? आशा तो है, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। जैसे अभी हम बात करें, डाटा आपके पास पता होने चाहिए कि वर्तमान में भारतीय जो कपड़ा है निर्यात है पिछले 4 वर्षों में लगभग 40 अरब के आसपास सिमट गया है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो क्या हमें करना चाहिए, जो अभी हम बात कर रहे हैं, निवेश की बात करें, नई योजना की बात करें, सरकार टेक्सटाइल हब बना रही है, पार्क बना रही है, तो इनकी बात करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या क्या समस्या हैं, आप समस्या बताओगे, उसका समाधान क्या है, समाधान बताओगे। अभी लेटेस्ट समाधान जो सरकार का बजट में है, सरकार की योजनाएं हैं, पीएम मित्र योजना है, उन चीज़ों को आप साथ में बताओगे। और साथ में डाटा की आप देखिए बताओगे। कई कई बार तो मैंने देखा है कि डाटाओं के जो डाटा होते हैं उनके क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं कि कौन निर्यात में आगे, कौन पीछे है, चावल का निर्यात, गेहूँ का निर्यात, कपड़े का निर्यात, आयात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार आए हैं, तो ये वहाँ पे भी काम आ जाएगा। तो लक्ष्य क्या है कि 2030 तक हमारा लक्ष्य होगा कि हम निर्यात कितना बढ़ाएंगे। जैसे अभी 44 अरब डॉलर है, तो इसको बढ़ाकर हम 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे 2030 तक, है ना। और लगभग जो घरेलू कारोबार है उसको भी हम कितना करेंगे, 250 अरब डॉलर के आसपास ले जाएंगे।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो पीएम मित्र है पार्क का उद्देश्य क्षेत्र को निर्यात क्षमता बढ़ाना, निश्चित रूप से इसका एक बड़ा रोल होता है कि इसमें ये कंपोनेंट भी है। निश्चित रूप से हमने देखा है कि ना केवल डोमेस्टिक जो हमारी मांग होती है उसको पूरा करेंगे, बल्कि जो विदेशी जो मांग है, जिस टाइप की मांग है, उसको भी हम पूरा करने वाले हैं इन चीज़ों के साथ में। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कॉटन बेस्ड जो प्रोडक्ट है लगभग कितने, लगभग 65% है टोटल जो टेक्सटाइल है। ये डाटा भी हमारे पास पूरा होना चाहिए कि निर्यात के अंदर कितना हम निर्यात करते हैं, उसमें कॉटन बेस्ड कितना है। ठीक है, तो 65% आपके पास डाटा है। इसके अलावा जैसे हम निर्यात में क्या करते हैं, जैसे यार्न है, बेड शीट है, तौलिए हैं, टी शर्ट है, डेनिम कपड़े, ये हम मुख्य रूप से निर्यात करते हैं। ठीक है, ये क्यों डाटा दिया है, कभी कभी प्रीलिम्स में मैंने सवाल देखे हैं, इसलिए जानबूझ के इसको शामिल किया है। ठीक है, तो निर्यात और घरेलू बिक्री में हम बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि कच्चा माल, यानी जहाँ से मतलब जैसे हम कपास की बात करें, धागा बनाने से लेकर फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है, उन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। हमें प्रतिस्पर्धी बनना होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो खरीदार है उनको ये देखना होगा उनकी डिमांड क्या है, कैसे हम उनकी सप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें साथ में जुड़ी रहती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे राज्य सरकारें हैं या जो डेवलपर हैं, उनको प्रदूषण नियंत्रण और अन्य मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके लिए सरकार समता विकास करिए, सरकार उनको फंड दे रही है। ठीक है, कई सारे टेक्निकल सपोर्ट या समता जो निर्माण का कार्य है वो इसमें किया जा रहा है। तो पूरी जो एक सप्लाई चेन है उसको यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक मॉडल भी दिया था कि हम तुर्की से सबक ले सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप लिख देना मॉडल, तुर्की मॉडल। टेक्सटाइल का जो तुर्की मॉडल है वो क्या है कि उसमें वहाँ पे क्या है, जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो पार्क बनाए गए हैं बहुत ज़्यादा हाईली इफिशिएंट उनको बताया गया, अत्यधिक कुशल है। तो हम सीख सकते हैं, इस आर्टिकल में बताया गया कि हम तुर्की से सीख सकते हैं। ठीक है, हम वियतनाम से सीख सकते हैं, बांग्लादेश से सीख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक आर्टिकल था जो समझूंगा कि आपकी मेंस के एग्जाम में ज़रूर काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये प्रीलिम्स के काम का है। ठीक है, ये फैक्ट केवल प्रीलिम्स में काम आ सकता है। ठीक है, हिंदू में आया तो मैंने जानबूझ के शामिल किया कि प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये भी आप तस्वीर देख सकते हो। ये क्या है, जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक है, इस पर काफ़ी हमने पैसा खर्च किया, तो ये फैक्ट है जो आपके काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अभी जैसे आईएमएफ ने श्रीलंका को आर्थिक पैकेज दिया है। ठीक है, उसके बारे में, और इससे जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने आज ही कवर किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ किस प्रकार जो बेल आउट पैकेज देता है उसकी सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी डिटेल है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज दिया है। साथ में जैसे कई दिनों से आपने देखा होगा श्रीलंका में किस प्रकार आर्थिक संकट चल रहा है, तो उसका ये समाधान किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आईएमएफ ने क्या किया है, ये एक अच्छा ऐलान किया है। ये जैसे श्रीलंका को कितनी बार पहले मिल चुका है, जैसे इस दशक की बात करें तो तीसरा बेल आउट पैकेज है। याद रखना, आईएमएफ जब भी किसी को ऋण देता है तो उसके साथ कई सारी कंडीशन रखता है, और ये कंडीशन रखना ज़रूरी भी है। जैसे कोई भी जो राष्ट्र, यदि उसका भुगतान संतुलन का संकट आता है, उसके सामने एक आर्थिक संकट आता है, तो कहीं ना कहीं उस राष्ट्र की जो पॉलिसी है, चाहे आर्थिक पॉलिसी लो या राजनीतिक पॉलिसी लो, वो जिम्मेदार होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें कि जैसे श्रीलंका का ये है, किसी भी सरकार का दे सकते हैं, श्रीलंका का क्यों, कि जैसे अपनी जनता को खुश करने के लिए हो सकता है बहुत सारी लोक लुभावन जो योजना होती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, या अपनी सेंट्रल बैंक को बोला जाता है कि आप नई करेंसी जनरेट कर लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि फिर वो आगे जाके दिक्कत बन जाता है। तो आईएमएफ उन्हीं शर्तें रखता है कि आपको क्या करना चाहिए, एक तो अपने जितने भी ये लोक लुभावन वादे हैं उनको कम करना चाहिए, साथ में जैसे आर्थिक कुछ सुधार होने चाहिए। जैसे वहाँ पे सुधार ये हो सकते हैं कि एफडीआई को आकर्षित करने की अच्छी रणनीति बनाए। जैसे आपने देखा होगा 1991 में भारत में जो भुगतान संतुलन का संकट आया था, उसके बाद में आईएमएफ से हमने ऋण लिया और आईएमएफ ने किस प्रकार अपने शर्तें थोपी। वो शर्तें ज़रूरी भी है, देखो दोनों पक्ष है उसके, है ना। कई लोग ये कहते हैं कि आईएमएफ की जो शर्तें होती है वो थोड़ा सा सही नहीं है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि यदि आईएमएफ शर्तें नहीं लगाएगा तो वो देश कभी मतलब आर्थिक संकट से निकल नहीं पाएगा, तो ये शर्तें ज़रूरी है। तो ये तो सामान्य घटना थी, ये हिंदू में छोटा आर्टिकल आया हुआ था। ठीक है, एडिटोरियल जो आता है साइड में वो था, लेकिन जो मेन आर्टिकल है वो अगला है। ठीक है, लास्ट में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुद्रास्फीति है उससे जूझने के लिए, विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ये एक आईएमएफ का अच्छा, हम कह सकते हैं एक अच्छा कदम है। ठीक है, आगे जो मेन टॉपिक है, ये दूसरा वाला आर्टिकल आया था साथ में जुड़ा हुआ, तो ये बड़ा आर्टिकल है कि हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे जो आईएमएफ का बेल आउट पैकेज होता है उसमें क्या क्या प्रोविज़न होते हैं, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें साथ में यहाँ पे शामिल है। तो ठीक है, ये बड़ा आर्टिकल है, ये बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखना, पेशेंस रखना, आराम से समझने की कोशिश करना।
तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है आईएमएफ ने पिछले सप्ताह श्रीलंका की संकटग्रस्त जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए कितना दिया है, 3 बिलियन जो बेल आउट पैकेज है उसकी घोषणा की है। साथ में जैसे पाकिस्तान का भी आर्थिक संकट काफ़ी चल रहा है तो उसकी भी अभी बात चल रही है, तो वो भी इसमें बताया गया है। तो इसमें जैसे राष्ट्र आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की मांग क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। तो मुख्य रूप से तो ये है कि देखो आईएमएफ का काम क्या, आपने देखा होगा कि जो देश भुगतान संतुलन के ऋण जाल में फंसाते हैं, ठीक है, भुगतान संकट उनका आ जाता है तो आईएमएफ क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्थाओं को भुगतान संकट का जो संकट आता है उससे छुटकारा दिलाना है। ठीक है, भुगतान संतुलन का संकट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास इतना अभी विदेशी मुद्रा नहीं बची हो कि हम बाहर से कुछ चीज़ें आयात निर्यात जो भी है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संकट देखने को मिलता है। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती है, बाहर से हमें मंगवाना पड़ता है, तो बाहर डॉलर या अन्य चीज़ों में हमें जाना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डॉलर की कमी हो जाती है, तो यही भुगतान संतुलन का संकट होता है। तो आमतौर पर क्या होता है, आईएमएफ से मदद मांगते हैं इस समय, और जब उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी संकट से गुजर रही होती है, ज़्यादातर क्या होता है, मुद्रा संकट होता है, क्योंकि विनिमय हमें करना होता है चीज़ों को लेकर। तो श्रीलंका और पाकिस्तान में भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, दोनों देशों में क्या है, घरेलू कीमतों में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। आपने देखा होगा कि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मुद्रास्फीति का मतलब हुआ कीमतों में वृद्धि। आपने देखा होगा, कई बार इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि जैसे पहले कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई चाय की प्याली है, ठीक है, पहले 10 रुपये में आ रही थी, अब मुद्रास्फीति का संकट बढ़ेगा तो यही हो सकता है 100 रुपये में आए या 1000 रुपये में आए। ठीक है, इतना संकट भारी हो जाता है कई बार, तो कहीं ना कहीं क्रय शक्ति में गिरावट आने लगती है। ठीक है, उस देश की मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आने लगती है, और डॉलर के मुकाबले उनकी जो करेंसी है उसमें गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये मुख्य रूप से आपको समझना चाहिए। तो दोनों देशों में क्या हुआ है, यहाँ पे विशेषकर घरेलू कीमतों में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है, और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उनकी जो मुद्राओं का विनिमय मूल्य है काफ़ी ज़्यादा उनमें गिरावट देखने को मिली है। तो जो देश जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है उनके सामने बड़ा संकट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आईएमएफ फिर अपना रोल निभाता है यहाँ पे, इस आईएमएफ की जिम्मेदारी बनती है काफ़ी, है ना। कई जैसे भारत की भी जिम्मेदारी थी कि श्रीलंका की भारत मदद कर रहा था, आपने देखा होगा। तो इस तरह के संकट क्यों आते हैं उसमें भी कई बार हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह के जो मुद्रा संकट है आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा राष्ट्र की मुद्रा की घोर कुप्रबंधन है। देखो ये बात सत्य है, जब जब ऐसा संकट जहाँ पे देखा गया है तो वहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिली। एक तो आर्थिक पर जो कुप्रबंधन है कि जैसे जो सेंट्रल बैंक है वहाँ की सरकार के कहने से नई मुद्रा का सर्जन कर दे, जबकि उनके पास मुद्रा के समकक्ष रखने के लिए कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं हो। आपने देखा हो ना कैसे रिजर्व बैंक मुद्रा का सर्जन करता है, नई मुद्रा का सर्जन करता है, वो ऐसे नहीं करता, उसमें गवर्नमेंट जो बॉन्ड होते हैं या बहुत सारी चीज़ें वो रखी जाती है, तभी नई मुद्रा का सर्जन किया जा सकता है। ऐसे ही यदि नई मुद्रा बाजार में लेके आएंगे तो फिर सभी लोगों के पास हाथ में पैसे होंगे, तो फिर क्या होगा, जो रियल जो मुद्रा उसकी कीमत गिर जाएगी, कह सकते हैं में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उनका संकट था कि केंद्रीय बैंक के द्वारा मतलब सही से प्रबंध नहीं किया गया। साथ में जो सत्तारूढ़ सरकार है उसके उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं ये होता है कि जो वहाँ की जनता उसको खुश करने के लिए कई सारे मतलब लोक लुभावन वादे हैं, फ्री में ऐसे चीज़ें बांटती जाती है। कई बार हमारे देश में भी ये मामला चर्चा में रहता है। ठीक है, तो लोक लुभावन जो खर्चे हैं उनके लिए फिर निधि के लिए केंद्रीय बैंकों को जो सरकार है उनको नई मुद्रा देनी पड़ती है, मजबूर होना पड़ता है, तो ये भी एक संकट देखने को मिलता है। तो इस तरह के खर्चे के परिणाम स्वरूप क्या होता है, फिर जो समग्र धन आपूर्ति में तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है, नई मुद्रा का सर्जन होता है, और हर लोगों के हाथ में जब पैसा जाएगा पैसा ही पैसा होगा, और उसके फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं डिमांड मतलब कह सकते हैं चीज़ों की ज़्यादा होगी, या हम कह सकते हैं कि सप्लाई कम होगी और लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं कीमतों में वृद्धि होने लग जाएगी और मुद्रा का विनिमय मूल्य गिर जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा लंबा आर्टिकल है, मैंने चीज़ें यहाँ पे स्किप नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि आप खुद पढ़ के भी इनको समझ सकते हो। ठीक है, तो मुद्रा के मूल्य में तेज़ी से अप्रत्याशित गिरावट आने लगती है, और उससे क्या होगा, जितना भी हमारा वस्तुओं और सेवाओं का जो चीज़ें हैं उसमें प्रभावित करने लग जाएगी। फिर वही बात आएगी कि जैसे आप 10 रुपये में पहले कोई चीज़ खरीद रहे थे, अब वो 1000 रुपये में आएगी या लाख रुपये में आएगी। कई बार ये देखने को मिलता है, कहीं यदि अधिक संकट होता है तो आपने कई बार देखा होगा पहले जिम्बाब्वे का क्या हाल हुआ था, अभी जैसे श्रीलंका में भी जो संकट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें इससे जुड़ी रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो विदेशी निवेशक होते हैं वो भी उस देश में निवेश करने से घबराते हैं, तो फिर वो देश क्या होता है, एक दुष्चक्र में फंस जाता है। बाहर से फंडिंग होगी नहीं, बाहर से आपको मुद्रा आएगी नहीं, या जैसे आप बाहर से कुछ चीज़ें खरीदोगी, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बाहर से खरीदनी पड़ती है। आपने देखा होगा श्रीलंका की इकोनॉमी पर्यटन पर ज़्यादा डिपेंड करती है, और अभी जैसे पहले क्या हो रहा था, वहाँ पे कोविड-19 की समस्या आ रही थी, तो बाहर से पर्यटक आए नहीं, तो श्रीलंका में डॉलर मिला नहीं, तो कई सारे ऐसे संकट देखने को मिले थे। तो ये भी कारण होता है कि जब कोई राष्ट्र राजनीतिक और आर्थिक संकट में फंसता है तो जो विदेशी निवेशक होते हैं उस देश में कभी भी निवेश नहीं करेंगे, तो और उनके सामने एक बड़ा संकट आ जाएगा। ठीक है,
तो जो देश होता है उन पर फिर बाहरी ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक है, अपने जो भी विनिमय होते हैं, जो भी उनको निर्यात करना पड़ता है चीज़ों, उनका मूल्य चुकाने के लिए। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होता है कि आईएमएफ का एक बड़ा रोल होता है यहाँ पे। इसमें साथ में कुछ और डिटेल भी देख लेते हैं एक बार, कि किसी देश की घरेलू आर्थिक नीतियों का उसकी जो मुद्रा विनिमय दर होता है और उनका विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उस पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब आप ये जानते हो कि विदेशी मुद्रा भंडार हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें बाहर से बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जैसे भारत जो जैसे रूस है, उनके साथ में भारतीय मूल्य में ही हम व्यापार कर सकते हैं, लेकिन सभी देश अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमें मुख्य रूप से क्या चाहिए, मुख्य रूप से हमें डॉलर चाहिए। एक तरह से हम कह सकते हैं अभी भी जो भी हम आयात निर्यात करते हैं उसमें डॉलर एक बड़ा माध्यम है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ध्यान में रखना कि मुद्रा जो विनिमय दर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इन चीज़ों के दौरान। तो उदाहरण के लिए आर्थिक नीति जो उत्पादकता के खतरे में डालती है, अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा भंडार को आकर्षित करने के लिए देश की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, और श्रीलंका के मामले में एक और था कि विदेशी पर्यटक जो कम आए थे तो डॉलर वहाँ पे कम आया था। तो कुल मिला के आप बात समझ गए होंगे कि वहाँ पे जो आर्थिक संकट आया था उसके कई सारे कारण हैं, राजनीतिक, आर्थिक, जो विदेशी पर्यटक है, कोविड-19 है, ये सब कारण तो हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़ा कारण ज़्यादा आया था इसमें मिसमैनेजमेंट था चीज़ों को लेकर, ये आपने समझ लिया होगा कारण क्या था। ठीक है, तो फिर अब आईएमएफ का रोल आता है कि आईएमएफ कैसे मदद करता है। तो आईएमएफ जो मदद करता है वो किससे करता है, एसडीआर के माध्यम से। एसडीआर कोई एक मुद्रा नहीं है, इसके अंदर क्या होती है, 5 मुख्य रूप से मुद्रा शामिल होती है। कौन कौन सी, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, ये इसके माध्यम से आईएमएफ क्या करता है, जो देश होते हैं उनको ऋण देता है। तो आईएमएफ कई ऐसे कार्यक्रम चलाता है, जैसे कौन कौन से नाम है उनकी, विस्तारित क्रेडिट सुविधा है, लचीली क्रेडिट लाइन है, स्टैंड बाय समझौते हैं। इनके माध्यम से क्या करता है, भुगतान संकट जिनका आता है उनको ऋण प्रदान करता है। तो इन बेल आउट पैकेज के माध्यम से देश अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति के आधार पर एसडीआर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी श्रीलंका और पाकिस्तान के मामले में क्या हो रहा है, उनको डॉलर मतलब वहाँ पे दिया जा रहा है ताकि अपनी जो भी समस्या है उनकी तत्काल जो उनको आयात निर्यात करनी है उसमें काम आ सकता है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। ब्रेटन वुड्स जो व्यवस्था कभी आपने देखा होगा, जहाँ से विश्व बैंक और आईएमएफ निकले हैं। ठीक है, कभी कभी इनको ट्विन संस्थाएं भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको साथ में पता होनी चाहिए। यहाँ पे डिटेल काफ़ी दी गई है। ठीक है, तो फिर जैसे जो आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज होता है उसमें साथ में क्या होता है। अब देखो, आईएमएफ ऐसे तो होगा नहीं कि हर किसी को जाके आप ले लो ऋण बांट देगा, ऐसे नहीं बांटेगा। आईएमएफ उसमें कंडीशन अप्लाई करेगा। और कंडीशन अप्लाई करना क्यों ज़रूरी होता है, जैसे क्योंकि जब तक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो हो सकता है उस राष्ट्र को और ज़्यादा फंडिंग की आवश्यकता हो। जब तक वो अपनी राजनीतिक आर्थिक नीतियों में बदलाव नहीं लाएगा तब तक वो घोर संकट में फंसता चला जाएगा। तो आईएमएफ का ये मानना है कि शर्तें लागू करना इसलिए ज़रूरी है। आईएमएफ उसमें 4-5 ऐसी शर्तें रखता है कि आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से, अपने आर्थिक दृष्टिकोण से, या जैसे एफडीआई को आसान बनाना होगा, घरेलू मुद्रा में जो भी करना होगा उनको वो कर सकते हैं। तो ये कंडीशन साथ में रखता है, ये बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपकी मेंस के एग्जाम में आएगा, जो हमने पूरा पढ़ा है। जहाँ तक मुझे लगा आपके आसान समझ में आएगा, आसान भाषा में याद दिया है मैंने, कोशिश की है अच्छे से समझाने की। ठीक है, और समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको रीडिंग करना 2-3 बार, ईजिली आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कैसे आए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसा है, जैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था कि आईएमएफ की जो एसडीआर बास्केट है उसमें कौन सी अभी मुद्रा जोड़ी गई थी उस समय। जैसे चीन जो है, चीनी रेनमिनबी वो जोड़ा गया था, उसकी बात चल रही थी। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आए हैं, यहाँ पे मैंने शामिल नहीं किए लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मेंस के एग्जाम में भी, जैसे 2022 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था भारत श्रीलंका का। ठीक है, तो जो वर्तमान संकट उसमें भारत की भूमिका विवेचना कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है आगे, आईएमएफ की भूमिका और आईएमएफ का बेल आउट पैकेज क्या है उसको लेकर क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो ईल है उसकी एक नई प्रजाति मिली थी, कहाँ पे, तमिलनाडु में। और आप जानते हो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जहाँ पर नई प्रजातियाँ मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी प्रीलिम्स एग्जाम में, केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए काम का नहीं है। तो मोरियाल, ये क्या है, मोरे ईल इसका है, तमिलनाडु इसमें कुछ नाम रखा गया है। तो हाल ही में इसको खोजा गया है। ठीक है, तमिलनाडु में आप देख लेना कौन सी जगह है, यहाँ पे कुडालोड तट से दूर क्या नाम है इसका, मुदलासलोदई मछली लैंडिंग सेंटर, वहाँ पे इसकी खोज हुई थी और उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। ये आप देख लेना, ठीक है, नोट्स के रूप में। लास्ट हमारा टॉपिक आज का, इसरो ने अभी 36 जो वन वेव उपग्रह को स्थापित किया उसके बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो इसरो का एक रॉकेट, कौन सा रॉकेट है, LVM-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सबसे भारी पेलोड रॉकेट है। और अभी 36 जो वन वेव उपग्रह है
उनको लेकर गया है, सक्सेस इसको मिली है काफ़ी। ये हम सब के लिए मतलब प्राउड की बात है। और कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मतलब इसको छोड़ा गया है। और उपग्रह रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया, इसमें सफलता मिल चुकी है, सिग्नल आ चुका है उसका। और इसमें ये प्रोग्राम किसका था, तो ये नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड यूके की एक संस्था है, वन वेब ग्रुप कंपनी है, ठीक है, उसके ये सैटेलाइट थे। और जो हमारी एजेंसी है कौन सी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, ये क्या है, ये हमारी वाणिज्यिक संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संस्था, NSIL, ठीक है, के साथ एक वाणिज्यिक समझौते के तहत 72 उपग्रहों का एक समझौता हुआ था। और इसमें दूसरा मिशन है, 36 उपग्रह पहले छोड़ दिए और 36 अभी हमने आजकल में ये छोड़े हैं। तो ये सफलता मिली है, इससे पहले भी हमने इसको पहले लॉन्च किए थे, ठीक है। ये मिशन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्री में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, मेंस के एग्जाम में फिर क्या होगा, इसका थोड़ा सा बनेगा कि कैसे हम स्पेस प्रोग्राम में सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। बाकी प्री के एग्जाम में तो इनके फैक्ट जो बनेंगे उनके क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी इनकी जो भी डिटेल है, कितना वजन वगैरह उनके यहाँ पे दिए गए। और जो हमारी रॉकेट थी LVM-3, इसकी 6ठी उड़ान है, ठीक है। ये चंद्रयान 2 से लेकर मतलब इसके 5 मिशन लगातार क्या हुए, सफल हुए हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और जो NSIL है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है प्री, अभी तक आया नहीं इसका क्वेश्चन, तो संभावना है कि प्री में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। और इसकी स्थापना जैसे थोड़ा देख लेते हैं, इसकी स्थापना 2019 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हुई है। किस डिपार्टमेंट के अंदर है, अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में। और ये भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी हम इसको कह सकते हैं PSU कंपनी टाइप कह सकते हैं। और NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, याद रखना। और इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। प्राथमिक उद्देश्य क्या है, भारतीय उद्योगों को उस तकनीक प्रदान करना और अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को में मतलब वाणिज्यिक दोहन की जिम्मेदारी इस पर है। और ये इसके कीवर्ड है जो मेंस में काम आएंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि इनका रोल क्या है, इसकी क्या क्या मतलब इसमें शामिल है विशेषताओं में, ठीक है। तो ये आज का लेसन था, आशा करता हूँ आपके ज़रूर काम आएगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। मेरा गला दर्द करने लगा इसको पढ़ाते पढ़ाते, बहुत बड़े टॉपिक थे कुछ तो, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना। धन्यवाद।